हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग प्रकाशिकी का ये दूसरा रिवीजन क्लास है। ये प्रकाशिकी का दूसरा रिवीजन क्लास है और आज की क्लास में हम सभी लोग 5 नंबर में छपने वाले और साथ ही साथ आपके कुछ एक एक नंबर के भी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यानी जो हमने पिछली क्लास में देखा हुआ था ना, उस पे हमने तो देख लिया था पिछली क्लास में कि बड़े नंबर में हमारे आते कैसे हैं और क्या क्या हमारे प्रकाशिकी से बड़े नंबर में आ सकते हैं। तो अभी ये कारवां चलता रहेगा प्रकाशिकी का। आपको कम से कम व्यतिकरण हमको पढ़ना है, हमको इसी में विवर्तन पढ़ना है, अभी हमको प्रकाशिकी यंत्र पढ़ना है। तो अभी हमें प्रकाशिकी काफ़ी लंबा है और आपको पता भी है कि प्रकाशिकी का सबसे ज़्यादा नंबर आपके एग्जाम में आता भी है। तो मैं जितना चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप बढ़िया से उसी का केवल रिवीजन करते चलो और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी को केवल आप समझते चलो, तो आप देखोगे कि आपको प्रकाशिकी में जितना नंबर है उतने में से आपका कितना नंबर आप देखोगे जो आपका ये अनसॉल्व है, कितना क्वेश्चन फंस रहा है। ठीक है, आपको बड़ी खुशी होगी और बड़ी ऊर्जा मिलेगी कि हमको प्रकाशिकी का इतना सारा क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से हमने सीख लिया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो प्रिज्म है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र, जो फार्मूला कभी आप देखोगे n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2, इस चीज़ का डेरिवेशन कैसे होता है आज की क्लास में हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इस क्लास में देखो जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में मानव नेत्र की संरचना हमारे एग्जाम में कभी नहीं आती है। तो मानव नेत्र को मैं कहूँगा भाई एकदम मत पढ़ो। मैं जो आपको बता दे रहा हूँ कि हमको एक पढ़ लेना है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, निवारण क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उसके बारे में हमको केवल सीख लेना है बस। बाकी और हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और जो कुछ रहेगा अभी जो मैं इसके बाद परीक्षण जो समझाने के बाद फिर एक एक नंबर का कम से कम आपको आज ये जो आपको क्लास है और इससे पहले वाली क्लास, ये दोनों क्लास को मिला करके कम से कम 15 क्वेश्चन बनाऊंगा जो एक एक नंबर का रहेगा। और वह एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी दोनों में फंसने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बड़े नंबर के जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसको तैयार कर लो, बाकी वो 15 क्वेश्चन उसको वो 15 क्वेश्चन तैयार कर लो। आप देखोगे कि हाँ हमें कितना मज़ा आया और कितना हम आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारा ये प्रिज्म है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक ना, और पिछली क्लास भाई आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पिछली क्लास में हमने प्रकाशिकी से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त चीज़ें हमने बताई थी। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, गोली अवतल या गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र और संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आके ही रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग पहले समझ लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। देखो प्रिज्म क्या होता है ये कभी आपसे एग्जाम पूछता नहीं है लेकिन जान लो भाई प्रिज्म है क्या। जो प्रिज्म होता है दोस्तों, वह प्रिज्म क्या होता है, ये देखो आपका ऐसे कुछ प्रिज्म बन जाता है। तो इसको परिभाषित जो करते हैं, प्रिज्म की परिभाषा जो देते हैं, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, देखो ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित जो ये पूरा समांग पारदर्शी माध्यम है, यही समांग पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ये आपके सामने कोई हमने प्रिज्म बना दिया है और यहाँ पे ए बी सी हमने प्रिज्म का नाम रख दिया है। दो समतल पृष्ठों, ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ अगर हम ले रहे हैं तो इनके बीच का ये जो कोण है वही प्रिज्म कोण कहलाता है। अगर ये और ये लेंगे तो ये प्रिज्म कोण कहलाएगा, ये और ये समतल पृष्ठ लेंगे तो ये प्रिज्म कोण कहलाएगा। ठीक है, तो दो समतल पृष्ठों के बीच जो कोण होता है वही कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक ना, तो ये बात, ये सब चीज़ें यहाँ पे अब आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। हमको जो मेन चीज़ मतलब है
हम उस पर डायरेक्टली आते हैं और जो भी हमने फार्मूला लिखा उस फार्मूले को हम लोग डेरिवेशन करके देखते हैं। उसमें चीज़ें जो ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं वहाँ पे समझाता जाऊँगा। बाकी 1 नंबर का जब चीज़ें आएंगी ना तो वहाँ पे फिर रिवीजन हो जाएगा। तो बार बार रिवीजन हो जाने से ना आपकी चीज़ें आप पर और मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, देखो भाई मैं क्या बना दिया, एक प्रिज्म बना दिया। ये बहुत अच्छा सा बनाता हूँ प्रिज्म, ये यह थोड़ा लंबा सा बड़ा सा बने यह। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, कोई प्रिज्म बना दिया। ध्यान से एकदम समझना और इस तरीके से समझो कि इसके बाद फिर दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कुछ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, उस ट्रिक को ध्यान से रखना है ताकि हमें एग्जाम में ना, देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, हमको ये समझ नहीं आ पाता कि इसके बदवा वाला क्या आएगा, इसके बदवा होगा का, ये थोड़ा सा हमको दिक्कत करता है। अगर ये चीज़ जब आप तरीके से, एक सिस्टम से, एक ट्रिक से समझोगे ना तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो भाई शुरू करते हैं। देखो ये वाला चीज़ थोड़ा अलग अंदाज से, इसका हमने नाम रखा ABC। ये प्रिज्मों का नाम हमने क्या रख दिया, ABC। ये कौनों प्रकाश की किरण इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। क्या हो रही है, आपतित हो रही है। जिस पृष्ठ पर, जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु से होकर हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। देखो भाई ये हमने क्या कर दिया, अभिलंब डाल दिया। इस पृष्ठ पर यहाँ से होकर जाता हुआ एक अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है उस बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, और आपको पता भाई ये प्रिज्म है, प्रिज्म जो है बाहर के अपेक्षा क्या होगा, सघन होगा। ये हमारा सघन माध्यम है और बाहर वाला हमारा क्या है, विरल माध्यम है। कौन दिक्कत, बाहर वाला हमारा क्या है, विरल माध्यम है और अंदरवा वाला क्या है, सघन माध्यम है। अब जैसे ही प्रकाश किरण ना, अब देखो ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। विरल से सघन में जाती है तो विलंब को झुक जाती है, विलंब है, इसकी ओर झुकती हुई नमस्कार प्रणाम करते हुए यहाँ पहुँच आई। कौन, प्रकाश की किरण। ठीक है, अब जैसे इस पर आपतित होगी तो क्या डालेंगे हम लोग, अभिलंब डालेंगे। लो भाई हमने अभिलंब इस पर डाल दिया। हमने कुछ अभिलंब जो है इस तरीके से हमने इस पर, ये देखो ये क्या अभिलंब है, अभिलंब हमने डाल दिया। आप भी अभिलंब इस तरीके से डालना ताकि ये और ये दोनों बिंदुआं मिल जाए। ये वाला अभिलंब, ये वाला अभिलंब किसी एक बिंदु पर ना मिल जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अच्छा करते क्या, देखो जरा, ये क्या है, सघन है, ये क्या है, विरल है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब, ये अभिलंब से दूर हट गया। यह देखो प्रकाश किरण कुछ इस तरीके, देखो कैसे टिड़िया गई है, यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से जाना चाहिए तो है इसे, लेकिन चली गई ऐसे। तो कितना परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसको जाना चाहिए था ये ऐसे। चलो भाई इसको मैं दूसरे पेन से कर दूँ, ये देखो मैं इसको इस वाले से मार्कर से कर दिया, जाना चाहिए था इसको ऐसे। ठीक है, और चली गई ऐसे। तो ये इस वाली यानी आपतित किरण और निर्गत किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और ये जो निर्गतवा किरण है ना इसको पीछे बढ़ाने पर, ये देखो समझिए पीछे या पीछे 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 पीछे, ये पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये निर्गत किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल जाए उस बिंदु पर जो बनने वाला कोण होता है वही कोण विचलन कोण कहलाता है। 1 नंबर पूछ लेता है विचलन कोण किसे कहते हैं 1 नंबर पूछ लेता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपका क्या बताओगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल जाते हैं ना वही कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो फिगरवा में जो डेल्टा हमने बनाया है वह क्या है, विचलन कोण तो है। अब ध्यान समझना, एकदम ध्यान से, जितने ध्यान समझ जाओगे ना उतना आपके लिए आसान लगेगा। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, आपतन कोण को आई से। ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच का कोण अपवर्तन कोण R1। ठीक है, इसको मान लिया गया कोण R2। ये निर्गत किरण है, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण निर्गत कोण, इसको लिखा जाता है E। बोलो कोई दिक्कत हुआ, I R1 R2 E में कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब जरा ध्यान देखो, अब अगर यहाँ पे दिक्कत नहीं ना, अब वो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वाला कोण अगर I है, यहाँ से यहाँ तक ये कोण I है, तो ये भी वाला कोण पूरा क्या होना चाहिए, I होना चाहिए। कौन से रूल से, देखो भाई ये कोण अगर ये मैं ऐसे बना दूँ, ये वाला जो कोण है वही वाला कोण ये भी होना चाहिए। इसको कौन सा रूल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख के नियम से।
तो ये वाला कोण आपका पहले से R1 है तो ये वाला कोण क्या बचेगा, ये वाला कोण हो जाएगा I माइनस R1। ये वाला कोण क्या हो जाए भाई, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है I है, I में से इतना निकाल दो भैया, क्या बचा I माइनस R1। उसी तरीके से ये वाला कोण अगर E है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा कोण क्या होगा, E होगा। तो ये R2 पहले से हो गया, तो ये वाला बच्चा कोण क्या हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कटा इसका नाम रख देता हूँ मैं M और यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसका नाम N। ठीक, ये हमारा सुपर डुपर फिगर बन गया। क्या बन गया, सुपर डुपर फिगर बन गया। ठीक है, चलो भाई, अब इस सुपर डुपर फिगर जो बन गया है, अब आपको फिगर थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन जैसे फिगर मैंने फिगर धीरे धीरे बनाया समझाया, वो आपको बहुत आसान लगा होगा और आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो शब्द लिखना है ना, मैं कहूँगा कि एकदम शब्द लिखबे मत करो। अगर आप लिखना ही चाहते हो, अगर आप शब्द के बहुत ज़्यादा प्रेमी हो, अगर आप शब्द लिखना चाहते हो, देखो कैसे लिखोगे। माना एक प्रिज्म ABC जिसका प्रिज्म कोण A है, जिसका प्रिज्म कोण A है, इसके पहले अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई प्रकाश किरण PQ बिंदु Q पर आपतित होती है और QR हमें निर्गत QR अपवर्तित किरण प्राप्त होती है, जबकि RS हमें निर्गत किरण प्राप्त होती है। ऐसे बहुत ज़्यादा बना के नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी बना के लिखोगे ये वाला कोण इतना मिलता है, ये वाला कोण इतना मिलता है, ये वाला कोण ये है, ये वाला कोण ये, भैया झुग्गा भर का ना वर्ड मिल जाएगा, तो झुग्गा भर का वर्ड नहीं लिखना है। बस आप जो फिगर बनाए हो फिगर के बारे में लिखना है। तो क्या ज़रूरत है फिगर बारे में लिखने की, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका डेरिवेशन खुद आपका 1.5 पेज का जाएगा। ये जो फिगर आप बनाओगे अच्छे थोड़ा बनाओगे, थोड़ा अलग अलग पेन से लिखोगे, सब रे डायग्राम बना दोगे, कम से कम आपका ये आधा पेज का फिगर बन जाएगा, बढ़िया सा लल्लन टॉप फिगर बन जाएगा। क्या जरूरत सब लिखने की, एकदम नहीं, ठीक है। हम लोग तो डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं और डेरिवेशन को बढ़िया तरीके से समझते हैं। अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन को समझने के लिए यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पहले आपको क्या लेना है, चतुर्भुज लेना है। पहला काम क्या आपको चतुर्भुज लेना है, ठीक है। चतुर्भुज, अब चतुर्भुज देखो कौन सा, AQNR, AQNR, ये आपके नाम के ऊपर है, लेकिन ये आप जब याद रखोगे चतुर्भुज लेना है, ठीक है। उसके बाद दो त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो दो त्रिभुज लेना, यानी पहला त्रिभुज, दूसरा स्टेप क्या हुआ, पहला त्रिभुज, ठीक है, पहला त्रिभुज कह सकते हो, पहला त्रिभुज, और तीसरा स्टेप कह सकते हो कि दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। बस अब इन्हीं को जब ले करके आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हुए आपको अगला अगला स्टेप धीरे धीरे खुद अपने आप दिखाई देने लगेगा। फिर उन लोगों को ले करके हमें क्या कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है और अपना फार्मूला n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2 निकल के चला जाएगा, ठीक है। जब आप देखो, जब इस तरीके से कुछ समझे रहोगे ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। देखो होता क्या, मैंने बताया ना कि जो आप स्टेप होते ना, स्टेप भूल जाते हो, इसके बदला कौन सा था, इसके बदला मुझे क्या लेना था। ये मैथ नहीं है, मैथ में क्या होता है, आसान होता है। भले से सवाल 3 पेज का जाएगा, लेकिन आप उसको अगर समझ गए हो, लगा लिए हो, तो आपके लिए आसान है। लेकिन फिजिक्स में वही चीज़ थोड़ा सा टफ हो जाती है। लेकिन जब आप इस तरीके थोड़ा सा अगर हिंट रहेगा आपको कि चतुर्भुज लेना है, पहला त्रिभुज लेना, दूसरा त्रिभुज लेना है, आप स्टेप अपने आप करते जाओगे और वही मुझे सिखाना है आपको, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्या लेते हैं, चतुर्भुज लेते हैं। चतुर्भुज कौन सा, AQNR, चतुर्भुज AQNR में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। पहला कोण A प्लस ये कोण Q प्लस कोण N प्लस कोण R बराबर क्या होता है, 360 अंश होता है कि नहीं भाई, एकदम होता है। अब जरा ध्यान देखो, इस वाले पृष्ठ पर ये क्या है, इसे देखो लंब है। इस वाले पृष्ठ पर जो ये देखो, ये पृष्ठ है, मेरा हाथ समझो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये क्या है, इसे लंब है, ठीक है ना। देखो ये वाले अंगुलियां इधर जा रही हैं, ये पृष्ठ ऐसा है, कोण कितना बन गया, ये वाला कोण कितना बना, 90 डिग्री, तो ये क्या है, लंब है। इसी तरीके से ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये समझो ऐसे क्या है, ये लंब है, क्या है, लंब है। तो कोण Q और कोण Q और कोण R कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ से अच्छा कोण A, प्रिज्म कोण को केवल A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A। कोण Q हमने कितना बता दिया, 90 अंश। कोण N, कोण R हमने कितना बता दिया, 90 अंश, बराबर क्या, 360 अंश। अब बताओ भैया, यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा,
360 में से 90 90 180, 180 घटा दोगे 180, 180 माइनस कोण n, इसको समीकरण 1 रहने दो। ये हमने कहाँ से निकाला? पहला चतुर्भुज ए क्यू एन आर से। पहला चतुर्भुज हमने ए क्यू एन आर से हमने ये बातें पकड़ ली, ठीक है। अब त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? चाहे पहला त्रिभुज लो चाहे दूसरा त्रिभुज लो, मैंने लिख दी। चलो भाई पहला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज क्या है? क्यू एम आर। त्रिभुज क्यू एम आर में या क्यू एम आर से, ठीक है। त्रिभुज क्यू एम आर से या में यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जब करेंगे अब हम लोग वही त्रिभुज का देखो, त्रिभुज हम लोग क्या लगाएंगे और क्या करने वाले हैं। त्रिभुज में तीनों कोण देखो पता है? नहीं पता भाई। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये वाला कोण पता है? नहीं पता है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि दो अंतः कोणों का योग इसके बाहर वाले कोण के बराबर है, ठीक है। दो अंतः कोणों का देखो, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये दोनों अंदर वाला कोण इसके बाहर वाले कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बराबर क्या? आई माइनस आर वन, ठीक है, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ठीक है। इससे ज़्यादा बेटर ये पड़ जाएगा अगर हम लोग त्रिभुज ये वाले लेते, त्रिभुज क्यू एन आर, इसको मैं ले त्रिभुज क्यू एन आर, त्रिभुज क्यू एन आर में त्रिभुज क्यू एन आर, इसको पहले बार ले लेना, तब जाके हमें देखो और आसान हो जाएगा समझना स्टेप समझना आसान हो जाएगा। इसमें देखो तीनों कोण का मान पता है, R1 R2, इस वाले कोण का मान तो नहीं पता है, लेकिन हमें यन यहाँ पे दिख रहा है ना, यन हमें दिख रहा है, तो हम लोग तीनों कोणों का योग ले लेते हैं। जैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, उसी तरीके से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो तीनों कोणों में पहला कोण क्या है? R1, दूसरा कोण क्या है? R2, तीसरा कोण क्या है? कोण यन हम लिख देते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस कोण यन। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो ताकि ये और ये दोनों बराबर हो जाए। तो समीकरण इसको 2 मान दे और डायरेक्ट मैं लिख दूँ समीकरण 1 व 2 से, एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष को आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखो एक भी लाइन आपको रटना नहीं है, सब समझना है। देखो त्रिभुज समीकरण 2 और समीकरण 1 का एक पक्ष आपस में बराबर है, दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा, तो कह सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर A, ठीक है। समीकरण नंबर 3 इसको आप दे सकते हो, R1 प्लस R2 बराबर A, समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हुआ आपका चतुर्भुज और त्रिभुज से। अब कौन सा त्रिभुज ले लें? क्यू आर लिखें या क्यू एम आर, कुछ भी लिख दें। त्रिभुज क्यू एम आर में डेल्टा बराबर आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। कौन सा हमने रूल लगा दिया कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग है उसके बाह्य वाले कोण के योग के बराबर होता है। अब देखो डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब सोचोगे सर ये कैसे हो गया? मेरे भैया देखो R1 प्लस R2 दिख रहा है ना, तो हमने क्या किया? R1 R2 को साथ लेके माइनस का कॉमन ले लिया। R1 R2 को साथ लेकर के माइनस का हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस R1 प्लस R2 हो गया। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 का मनवा बताओ क्या है? ए है। क्या मनवा है? ए है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब इसके आगे जरा देखना, हम यहाँ पे लगा देते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति। क्या लगा देते हैं? अल्पतम विचलन की स्थिति। ये थोड़ा सा आपको क्यों ध्यान देना, बस अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो जब अल्पतम विचलन की स्थिति होती कब है? जब ये आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण, ये निर्गत कोण अगर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में I बराबर हो जाता है R। उस दशा में जो R1 है वह R2 के बराबर हो जाता है। ये वाला R1 ये वाला R2 के बराबर होगा कब? अल्पतम विचलन की स्थिति में। अल्पतम विचलन की स्थिति होती कब है? आपतन कोण और निर्गत कोण जब आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अच्छा, उस दशा में जो ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा बदल जाता है डेल्टा एम में, डेल्टा मिनिमम। क्या हो जाता है? डेल्टा मिनिमम हो जाता है। अब बताओ ये जो समीकरण, इसको 4 मान दे। समीकरण 4 से में देखो कितना परिवर्तन आया। समीकरण 4 से अब देखो का परिवर्तन हो जाएगा। डेल्टा यम बराबर आई की जगह पे आई, ई की जगह पे आई लिख देते हैं माइनस ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए। यहाँ से हम लोग i का मान निकाल लेते हैं।
तो 2i बराबर हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम, a प्लस डेल्टा एम। तो i बराबर a प्लस डेल्टा एम अपान 2। लो भाई i का मान मिल गया। इसी तरीके से हम लोग r का मान निकाल लेते हैं। जब i और r एक बार निकल जाएगा तो क्या लगा देंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे। तो r के पीछे पढ़ते हैं। देखो ये समीकरण 3 से क्या लिख देते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो क्या हो जाएगा, r1 की जगह पे r, r2 की जगह पे r, वाह, r प्लस r बराबर a, 2r बराबर a, तो r बराबर a बट्टा 2। बताओ i मिल गया, r मिल गया। अरे जब i और r मिल गया तो क्यों हम लोग लेट करें, स्नेल का नियम लगाने से, स्नेल का नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है कि n बराबर साइन i बटा साइन r, n बराबर साइन i बटा साइन r। i और r का मनवा मिला है, यहीं पे लाके पटक दो। देखो n बराबर साइन i की जगह यहाँ पे a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटे साइन r की जगह यहाँ पे a बटा 2। अरे मेरे भाई इसी की तो हम लोग को तलाश थी। लो भाई जिसकी थी तलाश वो हमें मिल गया, ठीक ना, यही हमें चाहिए था और ये हमको मिल गया। देखो कितना आसान डेरिवेशन है, बस हमको देखने में और समझने में थोड़ा सा लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप एकाग्र तरीके से देखोगे और बढ़िया समझोगे, जब वो चीज़ आप जानोगे हमें चतुर्भुज लेना है, त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेना है और उनको हमें स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करते चलना है, तब चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। कब स्नेल का नियम लगाना है, स्नेल का नियम लगाने के लिए हमें आई और आर की ज़रूरत पड़ती है। तो आई और आर निकालते हैं। आई देखो यहाँ पर निकाला गया, आर हमें यहाँ पर निकाला गया। अब पता है ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए ना ये भी आपको काम आ जाएगा। आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, r बराबर a अपान 2 भी काम आ जाएगा हमारे लिए, ठीक है। बाकी ये हमारा काम तो आएगा ही, ठीक। अब यहाँ से हमने एक बढ़िया फार्मूला तो हमने निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ से डायरेक्टली कहता है कि कहेगा कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए निकालिए। अब इसकी अगर ये निकालने को आता है तो यहाँ तक ये निकालने को आता है, बस इसी के आगे 2-3 लाइन और करना है, ठीक है। इसी के आगे 2-3 लाइन और करना है, फिर जाके हमारा वो वाला जो भी मैं बताया ये वाला हमारा डेरिवेशन निकल के चला आता है, ठीक है। वो वाला डेरिवेशन हमारा निकल के चला आता है। अब कैसे निकल के आता है ये हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले आप लोग इसको, मैं साइड हो गया हूँ, एक बार वीडियो को रोक करके एक बार अपने मन से डेरिवेशन करिए, ठीक है। या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर डेरिवेशन करिए, फिर देखिए आपको डेरिवेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है, तब उसको वहाँ से मिलाइए, या तो फिर वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से करिए ताकि आपको ये एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए, ये क्या हो जाए, आपको बढ़िया से तैयार हो जाए। चलो भाई अब आगे देखते हैं हम लोग, उठा देना इसको। चलो भाई इसको मिटाते हैं हम लोग। आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया और डेरिवेशन को बड़े आराम के साथ, ठीक है। रिवीजन की क्लास भाई भले से ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन आपको हर एक चीज़ बढ़िया से समझ में आए, इसका मैं बहुत कोशिश करता हूँ ध्यान रखने को, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं भाई कभी कभी क्लास लंबी रहती है, कभी कभी क्लास छोटी रहती है, लेकिन आपको नियमित टाइम पर, रेगुलर टाइम पर आपको जो है रिवीजन की क्लास मिल रही है, ठीक है। चलो भाई आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज़ हमारा कब निकल के आता है, तब निकल के आता है जब हमारा ये जो हमारा क्या है, जो कोण है, यानी साइन के साथ जो कोण लगा है वह क्या है, छोटा हो। कहने का मतलब ये है यदि साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 तथा साइन a अपान 2 अत्यंत सूक्ष्म हो तो हम लोग क्या, या तो फिर डायरेक्टली यार इतना बड़ा वर्ड लिखने से बढ़िया है ना, इतना बड़ा वर्ड लिखने से बढ़िया है हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखो यदि साइन थीटा जो है क्या हो, बहुत छोटा हो। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा का जो मनवा होता है वह थीटा के बराबर होता है। सिंपल सी बात। अगर थीटा का मनवा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा जो होता है वह थीटा के लगभग का होता है, बराबर होता है।
तो बताओ अगर ये साइन थीटा इतने का काम थीटा कर रहा है, साइन ये थीटा का काम कर रहा है, तो ये सब क्या होंगे, थीटा के बराबर होंगे। तो हम डायरेक्ट लिखे ना यन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा यम बटा दुई बटा ए बटा दुई। वो देखो दुई दुई तो गया, अब त्रिज्या गुणा कर दें, त्रिज्या गुणा करेंगे तो यन ए बराबर ए प्लस डेल्टा यम, तो डेल्टा यम बराबर क्या होगा, डेल्टा यम बराबर होगा यन ए माइनस ए, तो डेल्टा यम बराबर ए का कॉमन ले लेंगे तो यन माइनस वन इंटू ए। डेल्टा यम बराबर हमको क्या मिल गया, डेल्टा यम बराबर हमको मिल गया यन माइनस वन इंटू ए। बताओ कितना आसान है, कितना मज़ा आ गया ये फार्मूला यहाँ से डब तुरंत यहाँ से तक निकालने में, यहाँ से यहाँ निकालना कितना आसान है। ठीक है, और ये तो आपके लिए आसान हो गया था, ये आसान पहले हो गया और यहाँ से यहाँ निकालना कितना आसान है आपने देख लिया। अब दोस्तों हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि एक एक नंबर के जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग की चाल सबसे ज़्यादा होती है, किस रंग की कह सकते हैं जो हमारे 7 रंग होते हैं, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक ना एक नंबर के फंसते रहते हैं। तो उनको जो मैं आपको कुछ फार्मूले, जैसे हमने एक फार्मूला तो हमने यहाँ पे सामने निकाल ही दिया हुआ है, इसके बेस पे हम बता सकते हैं, और अभी मैं फार्मूला बता दूंगा, उनको आप एक जगह पे बना के जब लिखे रहोगे तो आपका एक नंबर का अगर आया तो वहाँ पे आप 1% कन्फ्यूजन होने का चांस नहीं रहेगा। बस अगर उसको आप याद रखे रहोगे तो बस आपको टाइम लगेगा उसको सेट करने में। अगर आप सेट करोगे 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर सेट करके एक नंबर का क्वेश्चन आप पक्का कर लोगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं, तो भैया पहले मैं बात करता हूँ आपको श्वेत प्रकाश, ठीक ना, उसी में है ये श्वेत प्रकाश। क्या होता है श्वेत प्रकाश, जो 7 रंगों सूर्य से जो प्रकाश आती है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, VIB GYOR, ये 7 रंग होते हैं किसमें, श्वेत प्रकाश में। इसी को हम लोग बोलते हैं, याद करने का तरीका विबग्योर। क्या बोलते हैं भाई, विबग्योर या VIB GYOR, जैसे आप लोग याद कर सको। ये बैगनी, ये नीला इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज, रेड, बाकी हिंदी में आप समझते रहो। अब यहाँ पे जो रंग हमारे, तो आपको सबको पता रहता है भाई, पहला वाला चीज़ ये सबको पता रहता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम। इसकी लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो आप ये देखो, ये मैं जो लाइनिंग बना रहा हूँ ना, इसका मतलब समझो। ये देखो तिरिया किधर है, नीचे की तरफ, मतलब ऊपरा से जब निचवा आओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। सबसे निचवा वाला का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य कोई लैम्डा का होता है, बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलो एक देखो दोस्तों फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है V बराबर F लैम्डा। V बराबर होता है F लैम्डा। F क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति के बारे में थोड़ा बहुत जान जाओ भाई। जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, चाल बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। इसको बढ़िया से याद रख लेना। रिवीजन वाले एक नंबर वाले में शामिल करूंगा इसको, इस चीज़ को मैं शामिल करूंगा, लेकिन फिर भी याद रखो। फिर मैंने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती, बदलता क्या है, आयाम, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य और उसकी चाल। ये चारों चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ये अब क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलती, मतलब आवृत्ति नियत है। अब नियत है, इसका मतलब है कि ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैम्डा फर्क पड़ेगा। लैम्डा के फर्क से V डिपेंड करेगा। जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका V ज़्यादा, जिसका लैम्डा कम उसका V कम। बताओ भाई, मज़ा आया।
जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका वी ज़्यादा, जिसका लैम्डा कम उसका वी कम। ये जो वी मतलब बैगनी रंग का लैम्डा क्या है, कम है, तो बैगनी रंग का चाल क्या होगा, कम होगा। तो बैगनी रंग का चाल क्या होगा, कम होगा। वी क्या है, बढ़ता है। वी मतलब चाल। सबसे ज़्यादा चाल किसकी होती है, लाल रंग की चाल होती है। सबसे ज़्यादा चाल किसकी होती है, लाल रंग की चाल होती है। सबसे कम चाल किसकी होती है, बैगनी रंग की चाल होती है। सबसे कम चाल किसकी होती है, बैगनी रंग की। सबसे ज़्यादा चाल किसकी होती है, लाल रंग की चाल होती है। कहाँ से याद करोगे, यहाँ से याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे। V बराबर एफ लैम्डा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे एक और देखो प्यारो, ये देखो भाई, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, V बराबर होता है C/N, या फिर ऐसे देखो N बराबर होता है N अपूर्णांक, N बराबर होता है C/V। N बराबर क्या होता है, C/V। ये C जान रहे हो, ये C क्या है, ये C है निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबको पता है 3 × 10⁸ होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ फिक्स है। इसका मतलब अगर ये फिक्स है तो जिसका V ज़्यादा उसका N कम, जिसका V कम उसका N ज़्यादा, जिसका V ज़्यादा उसका N कम, जिसका V कम उसका N ज़्यादा। 2-3 बार बोल दिया करो, भूलवा नहीं करेगा। अब देखो, तो आपने क्या देखा कि लाल रंग का V जो है सबसे ज़्यादा है, तो लाल रंग का N क्या होगा, सबसे कम होगा। तो नीचे जो N है वह नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। तो लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम, सबसे ज़्यादा अपूर्णांक किसका, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे ज़्यादा, लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होता है। ठीक है, चलो एक और देख लो, एक और देख लो। इस सिस्टम से जब बताया जाता है ना भाई ना, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। ये वाला फार्मूला देखो, घूर घूर के देखा, डेल्टा एम बराबर क्या है, n-1 × a। हाँ, डेल्टा एम बराबर क्या है, n-1 × a। डेल्टा एम बोले तो विचलन, डेल्टा एम बोले तो विचलन, और n बोले तो अपूर्णांक, और a बोले तो प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, जैसे एक बार प्रिज्म है ये फिक्स है, जैसे अभी बना तो है, चलो भाई बना तो है, ये प्रिज्म है, इस पर फिक्स है, ये प्रिज्म को चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें श्वेत प्रकाश आ रही है, श्वेत प्रकाश से पड़ रही है, इसमें 7 रंग निकल रहे हैं, तो 7 रंगों के बारे में बात हो रही है। ये प्रिज्म कोण फिक्स रहेगा। ठीक है, प्रिज्म कोण क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर प्रिज्म कोण फिक्स है तो जिसका अपूर्णांक ज़्यादा उसका विचलन ज़्यादा, जिसका अपूर्णांक कम उसका विचलन कम। अब बताओ लाल रंग का विचलन क्या होगा, लाल रंग का विचलन जो होगा सबसे कम होगा, जो घटता है, नीचे आने पर घटता है। डेल्टा एम क्या होता है, घटता है। इसका मतलब है कि जो लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम, बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे ज़्यादा, तो लाल रंग का विचलन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप भाई यहाँ से अगर याद रखोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। और ये चीज़ आपको फार्मूला केवल याद रखना है, डेल्टा एम बराबर n-1, n बराबर होता है C/V। इस पर आपने न्यूमेरिकल भी लगवाया हो कभी, n बराबर C/V। ठीक है, और अभी ये बताया हमने V बराबर एफ लैम्डा, और ये लैम्डा सबको पता ही है, V बराबर एफ लैम्डा, n बराबर C/V, डेल्टा एम बराबर n-1 × a। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का रहेगा, 1 नंबर आपका पक्का रहेगा। ठीक है ना, चलो तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक ना, इसको देख लेते हैं। ये हमारे, आपको पता है कैसे पूछता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए, बड़े नंबर में आया है। ठीक है, बड़े नंबर में ये चीज़ आया है। और अगर ये चीज़ आ रहा है ना, समझो बहुत आसान, क्यों, डिफिनीशन और प्यारा सा डेरिवेशन पूछ रहा है आपसे, डिफिनीशन और प्यारा सा डेरिवेशन पूछ रहा है। ये देखो कैसे लगा लेते इसको। ठीक है, पहले इसको हम मिटा देते हैं हम लोग, और मिटाने के बाद पहले हम लोग हेडिंग डाल दें कि हमें पूछ क्या रहा है। ठीक ना, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ हमें यही पढ़ना है। तो भाई हम लोग देख लेते पहले वर्ण विक्षेपण क्या है। देखो नाम से इसकी डिफिनीशन है, वर्ण मतलब कलर, विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग हो जाना। वर्ण मतलब होता है कलर, विक्षेपण मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। यानी जब कौनो श्वेत प्रकाश समझ गए ना, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम, लाल रंग का। किस रंग का अपूर्णांक सबसे कम,
बोलो भाई, किस रंग का पूर्णांक सबसे कम? लाल रंग का पूर्णांक सबसे कम। किस रंग का पूर्णांक सबसे ज़्यादा? बैगनी रंग का पूर्णांक सबसे ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का। ठीक है साहब, ये सब सीख तो गए भाई बढ़िया से। अब देखो भाई यहाँ पे तो वर्ण विक्षेपण हमने क्या बता दिया कि जैसे कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ेगी। श्वेत प्रकाश जब पड़ेगी, वहाँ से श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में अलग अलग हो जाने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको समझो। ठीक है, वर्ण विक्षेपण बहुत पता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय मतलब होता है कोण, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण मतलब वर्ण विक्षेपण में ऐसे देखो, जब कुछ इस तरीके से समझोगे ना तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इनका वाला उनके में, उनका वाला इनके में, ये चीज़ों नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ज़्यादा दिक्कत क्या होती है पता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता वाला कोणीय वर्ण विक्षेपण में, कोणीय वर्ण विक्षेपण वाला वर्ण विक्षेपण क्षमता में चला जाता है। ये दिक्कत होता है। लेकिन जब आप इस तरीके से समझोगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता में जो कोण बनता है वही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता में जो कोण रहेगा वही क्या कहलाएगा? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखो कैसे, ये अपना कोई प्रिज्म बन गया। ये क्या बन गया? अपना कोई प्रिज्म बन गया। ये देखो यार, प्यारा सा प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म पर क्या आ रहा है? कोई श्वेत प्रकाश आ रहा है। कौन आ रहा है? श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश को जाना चाहिए था, श्वेत प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, श्वेत प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे। लेकिन ये प्रिज्म है ना, इसके क्या कर दिया? समझो कि तहस नहस कर दिया। इसको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करने में जो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा हो गया, और ये समझो लाल रंग का विचलन हो गया, ये लाल रंग हो गया। और ये सबसे नीचे जो आ गया, ये कौन आ गया? बैगनी रंग आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो कहलाएगा, ये लाल रंग का विचलन डेल्टा आर, ये यहाँ से यहाँ जो कहलाएगा डेल्टा वी। ये क्या कहलाएगा? डेल्टा वी, बैगनी रंग का विचलन। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ये लाल रंग का विचलन, यहाँ से यहाँ तक ये बैगनी रंग का विचलन। तो लाल रंग के विचलन और बैगनी रंग के विचलन के बीच का जो कोणवा होता है, कोणवा हमने क्या बताया? कोण। वही कोण क्या कहलाता है? आपका वर्ण, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखोगे? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग के विचलन तथा लाल रंग के विचलन के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। परिभाषा आसान तब होती है जब उसको आप समझ करके आसान बनाओगे तब। हमने कैसे बताया कि कोणीय मतलब कोण, वर्ण विक्षेपण मतलब वर्ण विक्षेपण में, वर्ण विक्षेपण में जो कोण होता है वही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। समझने के लिए हो गया। बाकी ये प्रिज्म जब बना करके करोगे, आपको भी हमने बताया कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो ये विचलन हो गया। तो बैगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन के बीच का जो कोण होता है वही क्या कहलाता है? कोणीय, क्या कहलाता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग थीटा से लिखते हैं, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक ना, थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी देखो हमने डेल्टा एम बराबर लिखा था ना, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। भूल तो नहीं गए ना? इन साहब को भूल तो नहीं गए ना? भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ निकाल देते हैं फार्मूला। डेल्टा वी की जगह पे, ये डेल्टा वी की जगह बोलो भाई एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर जगह पे एन आर, क्या लिखते भैया? एन आर माइनस 1 इंटू ए। दोनों में क्या कॉमन है? ए का कॉमन है। तो एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, ए का कॉमन हमने यहाँ पर लिख दिया। प्लस 1 माइनस 1 आपस में शहीद हो गए। तो थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। लो भैया, ये क्या मिल गया? ये हमको मिल गया कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण फिगर बना करके, परिभाषा लिख करके ये डेरिवेशन करोगे। ये तो कोणीय वर्ण विक्षेपण हुआ। अभी हमारा क्या है? विक्षेपण क्षमता। क्या बचा? विक्षेपण क्षमता। अब देखो विक्षेपण क्षमता क्या होता है, या वर्ण विक्षेपण क्षमता से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये 5 नंबर में आया हुआ है। सोचो भाई, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता को आप फार्मूला से याद करोगे। कहाँ से याद करोगे? फार्मूला से। फार्मूला जो होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान डेल्टा वाई। ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है? थीटा अपान डेल्टा वाई। यहाँ से आप परिभाषा याद रखोगे। देखो कैसे, थीटा क्या है?
कोणीय वर्ण विक्षेपण। डेल्टा वाई क्या है, माध्य रंग या पीला रंग, पीला रंग के विचलन। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन के या माध्य रंग के विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पे ये मान निकाला हुआ है थीटा का, या तो फिर थीटा का मान ये वाला मान रखो, चाहे ये वाला मान रखो, मैं ये वाला मान रखता हूँ ताकि हमें सबको साथ में चेंज करना पड़े और एक बार और मजा आ जाए चेंज करने में। ठीक है, देखो भाई ये मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ। तो ओमेगा बराबर थीटा की जगह पे क्या लिख दे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई। ओमेगा बराबर डेल्टा वी की जगह पे एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर जगह पे एन आर माइनस 1 इंटू ए। अब बताओ डेल्टा वाई जगह पे एन वाई माइनस 1 इंटू ए। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा भाई, लाइक करना। यहाँ पे देखो एन वी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए बटा एन वाई क्या, एन वाई माइनस 1 इंटू ए, वो देखो ए तेल लेने गए, प्लस 1 माइनस 1 ये भी सही हो गए। तो ओमेगा बराबर क्या बचा, एन वी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1। ये हमारा ओमेगा बराबर आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारे सूत्र हैं। ये जो चीज़ मैंने बताया ना, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आए हुए हैं, बड़े नंबर में एक बार आ चुका हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखो भाई, ये तो आपका एक नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर के लिए आपका इसका फार्मूला पूछ लेता है, एक नंबर के लिए इसका फार्मूला, डिफिनीशन फार्मूला अभी मैं जब कराऊंगा तो आपको खुद लगेगा कितना सब पूछा हुआ है। लेकिन जब आप इस तरीके जब निकालोगे एक बार बड़े नंबर वाले के लिए ना, तो आपके छोटे नंबर सब उसमें समा जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। तो ये हमने बता दिया। अब आपको मैं क्या बता दूँ, मैंने आपको बता दिया भाई, मानव नेत्र पूछा नहीं जाता है। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका निवारण कैसे करेंगे, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो फिगर ठीक है कैसे बनता है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद कुछ एक एक नंबर के मैं क्वेश्चन आपको लगवा देता हूँ। ठीक है ना, चलो भाई, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बेटा उठा दे। और भाई मानव नेत्र मत पढ़ना, ठीक ना, कि उसका फिगर बनाए, कार्निया क्या है, रेटिना क्या है, पीत बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या है, कचाब क्या है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे पुतली क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नेत्र बना करके उसको सब चीज़ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अपने को क्या, अभी हम लोग क्या नंबर के भूखे हैं ना इस समय, अब नॉलेज के भूखे जब थे तब हमने बहुत सीरीज आपको एक एक चीज़ें पढ़ाई है। सब मानव नेत्र पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कि मानव नेत्र नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन अब क्या है, अब हमको भाई ज्ञानी तो बनना ही है, लेकिन ज्ञानी से पहले अपने को क्या चाहिए, नंबर चाहिए। निकट दृष्टि दोष, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक ना, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये तो सबको पता है, निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं, दूर में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं। ठीक है, दूर में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं, निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं, सबको पता है। अब कारण, ये दोष हो गया, इसके कारण क्या होते हैं। कारण भैया आपको लोग ध्यान से एकदम कारण समझना, यहाँ भी कारण और यहाँ भी कारण। ठीक है, पहला कारण क्या होता है, जो ये देखो हमारा ये नेत्र गोलक में बना लो, ये या वो खोपड़ी उड़ी बन रही है ना, जैसे खोपड़ी, चलो कोई बात नहीं, या थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए था, इसमें और अच्छा बना दे। हाँ, इसमें देखो थोड़ा लग रहा है भाई, उसमें से लग रहा है कि थोड़ा बेकार लग रहा है, थोड़ा हरा दे, जैसे लग रहा है मुंह निकाला हुआ है, मुझे भी डर लग रहा है देख करके। इसको अच्छे से बना देना, हे या तुम लोगों से भी जल्दी नहीं बनता होगा ये, घबराओ मत, ठीक ना, हंसना मत, ये या अब कुछ ठीक है ना, लो हंसो, और तुम अपना बना के देखिए हंसना। तो अब कारण देखो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट का ध्यान समझना भाई, क्योंकि हमको बस यही समझना है। सोचो पूरे चैप्टर में निकट, आपको मैंने मानव नेत्र एक चैप्टर बताया हुआ है, उस एक चैप्टर में शायद मैंने आपको 3 वीडियो बताया हुआ है, 3 वीडियो दिया हुआ है, एक मानव नेत्र का, एक ये सब चीज़ों का, और एक मैं आपको दिया हूँगा इसका न्यूमेरिकल का। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब केवल मुश्किल से 10 मिनट,
सोचो ये जो 3 वीडियो में जो चीज़ बताए हुए हैं उस चीज़ को मैं आपको केवल 10 मिनट में समझाने वाला हूँ। तो भाई जाहिर सी बात है तो उसको थोड़ा सा आपको देखना है ना, क्या इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, और उसको मिला करके जब आप चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए भाई चीज़ गलत नहीं होगा और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद करने का तरीका यही होता है। तो पहला देखो क्या है, निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं, दूर का नहीं। जैसे मान चलो कि मेरा हाथ है, पहले जब मुझे कोई दोष नहीं हुआ था, ये हाथ बहुत दूर है तब मुझे दिखाई दे रहा था, अब ये हाथ दूर है, दूर नहीं दिखाई देता, पास आएगा तब दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जब आदमी को दोष नहीं हुआ था तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना पर। अब दोष हो गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पहले बनने लगेगा। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। तो ये देखो निकट से निकट का दिखाई देता, दूर का नहीं। दूर का नहीं मतलब वस्तु कहाँ पे दूर है, दूर मतलब बोले हे देखो ऐसे अनंत से आती है प्रकाश किरणें, ये हुआ और होने के बाद ये कहाँ बन गया, प्रतिबिंब रेटिना के पहले। तो इसमें देखो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं, मतलब वस्तु निकट होती है 25 सेंटीमीटर पर। देखो ऐसे प्रकाश की किरणें चलिए, गलत तरीके से मत जा गलत तरीके से भाई, सही तरीके से जा, ये ऐसे में यो, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, रेटिना के पीछे। अब ये सीखो, अब इसको शब्दों में आप कैसे लिखोगे कि पहला रीजन ये हुआ कि जो नेत्र गोलक था, नेत्र गोलक का व्यास में क्या हो गया, बढ़ गया, इसमें नेत्र गोलक का व्यास क्या हो गया, छोटा हो गया। ये याद करना आसान हो गया कि नहीं, नेत्र गोलक का व्यास क्या हो गया, बढ़ गया, तभी तो बड़ा हो गया, तभी प्रतिबिंब बीच बनने लगा, नहीं तो इसे बन रहा था, इस पे बन रहा था। ये आपका रेटिना है, ये क्या आपका रेटिना है, प्रतिबिंब पहले रेटिना पर बन रहा था, लेकिन जैसे ही दोष हुआ वह क्या हुआ, ये जो नेत्र गोलक का व्यास है ये व्यास बढ़ गया, व्यास के बढ़ जाने से प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगा। और इसमें जो व्यास है व्यास घट गया, घट जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, रेटिना के पीछे बनने लगा, रेटिना के पीछे बनने लगा। ठीक है, पहला रीजन समझ में आ गया, पहला रीजन सबको समझ में आ गया ना, एकदम समझ में आ गया। यहाँ भी पहला रीजन क्लियर है, क्लियर है। दूसरा देखो भाई, दूसरा ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, ठीक ना, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, अच्छा नहीं, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले देखो, ध्यान देखना, हमने क्या बताया, जो गोलक का व्यास, मैं थोड़ा लिख दूँ, जो गोलक है, गोलक का जो व्यास है, गोलक का व्यास क्या हो गया, बढ़ गया, गोलक का व्यास क्या हुआ, बढ़ गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जो ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की वक्रता लिख दूँ मैं थोड़ा सा, नेत्र लेंस की, देखो भाई ताकि आपको मैं सोच रहा हूँ ना तो याद करा दूँ, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, वक्रता जब बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाती है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है, जिससे फोकस दूरी, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। हमने क्या बता दिया, पहला तो ये याद करने की कोई बात ही नहीं है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, व्यास के बढ़ जाने से जो प्रतिबिंब पहले रेटिना पर बनता था वह प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगा। जो पहले मेरा हाथ बहुत दूर था, मुझे दिखाई दे रहा था, कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे ही दोष हुआ अब मुझे वो वाला चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पहले वाला चीज़ दिखाई दे रहा है, मतलब जो रेटिना था रेटिना के पहले आ गया है, रेटिना था रेटिना के पहले आ गया है। इसमें क्या है, इसमें पहले ज़्यादा थे, सब अंकल थे, ये पहले पेपर ऐसे पढ़ रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दोष हुआ ये पेपर ऐसे पढ़ने लगे, पहले रेटिना पर बन रहा था, जैसे ही दोष हुआ रेटिना के पीछे चला गया, पर पहले यहाँ पे पेपर ऐसे लग के पढ़ रहे थे, अब दोष हुआ आया यहाँ चला आया। ठीक है, ये व्यास समझ में आ गया ना, गोलक का व्यास यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, गोलक का व्यास घट जाएगा। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्र देखो यहाँ पे बढ़ गया तो वक्रता बढ़ गया, वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले इस लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे थी, तभी जो प्रकाश की किरणें यहाँ से आती थी लेंस से अपवर्तन होता था, अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिलती थी, लेकिन जब फोकस दूरी घट गई तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले मिलने लगी। वहाँ पे देखो यहाँ पे नेत्र गोलक का व्यास क्या हो गया, कम हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, व्यास क्या हो जाना, कम हो जाना। ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होने से फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाने से अब यहाँ से प्रकाश किरणें जब पहले फोकस दूरी कम थी तो यहाँ पे मिलता था,
अब फोकस दूरी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है। फोकस दूरी ज़्यादा होने से भी यहाँ पे आ गया है, इतना फोकस क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये आपको ये सीक्वेंस मिल गया, ये वाला तरीका मिल गया। ये तरीका आपको ध्यान रखना है, ये तरीका बढ़ गया। ठीक है, वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, नेत्र गोलक का व्यास घट जाना, नेत्र की वक्रता घट जाना। वक्रता घटेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा। बस क्या चाहिए यार, एकदम चुटकियों में मैंने आपको बता दिया। पूरी कहानी को मैंने 2 शब्दों में केवल बता के रख दिया कि व्यास बढ़ जाना, वक्रता बढ़ जाना, व्यास घट जाना, वक्रता घट जाना। अब क्या चाहिए बताओ। ठीक है, अब इससे आसान और नहीं मिलेगा भाई। चलो ये तो आपका क्या हो गया, कारण हो गया। अब निवारण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, निवारण, ये देखो इसमें मिटा दे, इसको यहाँ पे हल्का सा मैं मिटा दे रहा हूँ। निवारण देखो निवारण को कुछ थोड़ा अलग तरीके से देखो भाई, समझाओ थोड़ा। निवारण को मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई, होता क्या है, जब आप एग्जाम में हाल में बैठे रहते हो ना, तो जो थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूजन रहता है या कुछ कम याद किए रहते हो, वहाँ से हड़बड़ाई छाई रहती है। हड़बड़ाइयाँ छाई रहती है ना, तो वहाँ पे जो चीज़ें आती रहती है ना, वो भी भूल जाती है। ठीक ना, जो चीज़ें आती रहती है वो भी क्या हो जाती है, भूलने लगती है। इसका उसमें, उसका इसमें, बहुत तेज होता है ये सब। ठीक ना, ये सब का होता है, बहुत तेज होता है, कसम से यार बहुत तेज होता है। कभी आप शायद कक्षा 10 पेपर नहीं दिए हो, जब आप 12 का दोगे तो आप ये सब खुद चीज़ अनुभव करोगे। एग्जामिनर रहता है, एग्जामिनर के सामने बोलना रहता है, कुछ निकलेगा मुझसे कुछ है। ठीक है, ये सब चीज़ झेल चुके होगे या तो झेल रहे होगे, ये सब आपको पता है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आप इसका निवारण कैसे ट्रिक के माध्यम से समझोगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निवारण देखो, निकट बोलने पे, नी बोलने पे आ रहा है तो मतलब अवतल लगेगा। नी बोलने पे आ रहा है तो अवतल लगेगा। और दूर बोलने पे ऊ आ रहा है तो उत्तल लगेगा। दूर बोलने पे ऊ आ रहा है तो उत्तल लगेगा, निकट बोलने पे आ रहा है तो अवतल लगेगा। सिंपल सी बात है। हमें इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा, अवतल। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल। ये तो ट्रिक के माध्यम से हमने समझ लिया। अब कुछ लड़के सोच रहे हैं सर जी बहका दिया इसे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसको उसको हटाइए जल्दी, ट्रिक वाला यहाँ पे कैसे। देखो भाई, हमें ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश किरणों को फैला दे। फैलाने का काम अपसारी लेंस कौन है, अवतल लेंस है। हमें ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश किरणों को एकत्रित कर ले। एकत्रित करने वाला लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। फैलाने वाला अवतल, एकत्रित करने वाला उत्तल। फैलाने वाला अवतल, एकत्रित करने वाला उत्तल। अवतल में निकट में कौन सा लगेगा, निकट में क्या चाहिए हमको, फैलाने वाला चाहिए, अवतल लगा देना है। हम इसमें क्या चाहिए, एकत्रित करने वाला चाहिए। एकत्रित करने वाला लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, उत्तल अवतल लेंस क्यों लगेगा। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान ये देना है, दूर बोलने पे ऊ आ रहा है तो उत्तल, निकट बोलने पे, नी बोलने पे आ रहा है तो अवतल। नी में आ छुपा हुआ है, दूर में ऊ छुपा हुआ है, वो मतलब उत्तल, नी मतलब अवतल। बस इतनी बढ़िया ट्रिक है ये। इससे आप क्या है ना, एक नंबर का जब हड़बड़ाहट आएगी, वहाँ पे हड़बड़ाहट कम आएगी। ठीक है, हड़बड़ाहट क्या आएगी, कम आएगी। तो तुरंत आप थोड़ा सा देखो, एग्जाम हाल में ना थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो। वहाँ पे थोड़ा सा कभी जब लगेगा कि आप कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे धीरे गाना गाओ, तब अल्लाह पर। ठीक है, ऐसा गाना गा लिया करो। अब देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं कि अब ये जो मैं बता रहा था आपको कि अवतल लगेगा ना, अवतल देखो कैसे लगेगा। ये अपना क्या बन गया भैया, ये खोपड़ी खापड़ा बन गया ये। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, अवतल। ये अवतल, अवतल कैसे बनता है, अवतल है, भूल रहे हैं, ये बन गया हमारा अवतल। ठीक है, ये क्या बन गया, अवतल है। दिख रहा है नहीं यार, देख लीजिए जरा तो। ओए बहुत जगह यार नीचे अभी तो चलो भाई कोई बात नहीं। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये हुआ ये ज़बरदस्ती ले जाना भाई। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना दे, मैं समझाने के लिए बना दिया। अब ये चीज़ें यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ से रख के यहाँ पे चली आई, तो आप यहाँ से ऐसे डॉट कर सकते हो। बस डॉट करना है इसको, डॉट। ठीक है, ये डॉट। बस भैया बस, ये थोड़ा किरण उड़ा बना देना, या अच्छी लगेगी तब। ठीक है, ये खोपड़ी उपड़ी तब ना अब अच्छी लगेगी। अब ये क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष का निवारण। उसी तरीके से हम लोग क्या कर दे, दूर दृष्टि दोष का निवारण कर दे, खोपड़ी उपड़ी बना करके। ये ठीक ना, कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। ये लग गया उत्तल लेंस। ये चश्मे में लगता है भैया, ठीक ना, ढक्कन। ठीक है, ये देखो अब यहाँ से निकली बन गया भाई। ठीक है, अब देखो इधर थोड़ा सा पीछे आया ना, तो अपने को भी क्या कर देना, हल्का सा पीछे ले जाना है, पीछे। ठीक है, हल्का सा पीछे ले जाके लेकर आओ, बस हो गया। थोड़ा किरण बना दो, या
यहाँ पे रेटिनोटियन लिख देना, नेत्र गोलक लिख देना, बस बन गया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक ना। क्या याद रखोगे, याद कैसे रखोगे भाई, ये देखो क्या दिया है, ठीक है। आप याद कैसे रखोगे, ठीक है, आप जो चीज़ को याद कैसे रखोगे कि निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि जो दोष है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, हम लोग उत्तल लगाएंगे ना। और क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये सब चीज़ कैसे, हमने सब कुछ चीज़ बता दिया। और साथ साथ हमने ये भी बता दिया आपको ये कारण का सबको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक ना। कारण हमने बता दिया, व्यास बढ़ जाना वक्रता बढ़ जाना, व्यास घट जाना वक्रता घट जाना, इतनी सी बात है। चलो भाई, अब हमने आपको जितनी चीज़ बता दी है, अब जितनी चीज़ें हमने आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताई है, ठीक ना, उस दीर्घ उत्तरी प्रश्न से रिलेटेड जितने आपके बहुविकल्पी या लघु उत्तरी प्रश्न बनते हैं, अब हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक ना। आप लोग कहीं जाइएगा मत, बस इंतजार करिए। बस मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद देखो, तो मैं देखो क्यों कर रहा हूँ, ताकि देखो टाइम तो लगभग हो गया, ठीक है। इतने समय की वीडियो आपको खुद भारी लग रहा होगा देखना, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब आपका एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है, कि अब आपको चीज़ें रिवीजन के साथ साथ ज़्यादा 2-2 वीडियो, पहली बात तो देने का वादा मैंने किया, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, कभी हो पा रहा, कभी 2 वीडियो, कभी 1 वीडियो, वो चलता रहेगा ऐसे। लेकिन अभी आपको जो बचा हुआ है वो भी चीज़ पढ़ाना है, और साथ ही साथ अभी आपका और भी चीज़ें रिवीजन करनी बाकी है। तो अगर मैं इस चीज़ में इसमें सब समेट दूंगा तो अगली बार हम लोग क्या देख लेंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी देख लेंगे, ठीक है। वो काफ़ी लोगों का दिक्कत है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, तो एक बार सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी देखेंगे, तब जाके हम लोग हाइगेंस को एक वीडियो में, व्यतिकरण को, विवर्तन को, इन सभी चीज़ों को एक वीडियो में रखेंगे। फिर उसके बाद इन सभी पे आधारित 2 वीडियो आपको मैं न्यूमेरिकल की दे दूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी, टाइम बचेगा तो 2-3 वीडियो और दे देंगे न्यूमेरिकल की, क्योंकि हम लोग प्रकाशिकी का जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे वो हमारे लिए उतना ही काम करेगा, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1 नंबर का जो है वह इसी में हम लोग काम कर देते हैं, 1 नंबर का, ठीक ना। चलो भाई, हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने कुछ 1 नंबर के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ा दिया हुआ ना, उसी से सब रिलेटेड है। जो भी हमने आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न जितने बताए हुए हैं वीडियो 1 और वीडियो 2 में, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन्हीं से मिलते जुलते हैं। और यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे जो मिलजुल रहे हैं, ठीक ना। तो कुछ हट के क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं कुछ तरीके से आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि आपका अगर बहुत जो आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न को अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार करोगे तो आपका लघु उत्तरी प्रश्न और आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न और आपका जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है वो सब भी बढ़िया तरीके से तैयार होता रहेगा। लेकिन कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा हट के होते हैं, इसलिए मैं कुछ उन लोगों को करा देता हूं, ताकि अगर इनमें से अगर आपका कुछ मिल जाता है तो भाई क्या बात है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने एक चीज़ बताया, अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, आप ही ने बताया। अभी क्या बताया भाई, आवृत्ति जो होती है वह नहीं बदलती है, जबकि हमने 4 चीज़ें बताया। एक हमने बताया चाल, एक हमने बताया आयाम, एक हमने बताया तीव्रता, और एक हमने क्या बताया, चाल तीव्रता आयाम, ये सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं, जबकि जो आवृत्ति होती है वह आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। ये आपको बहुविकल्पी भी देखने को मिल जाएगा, और यही चीज़ आपको अति लघु उत्तरी में भी देखने को मिल जाएगा। किसी गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, गोली उत्तल पृष्ठ और गोली अवतल पृष्ठ दोनों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र एक ही होता है। हमने आपको उत्तल पृष्ठ वाला कराया हुआ है, और हमने बताया है कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको याद ही कर डालना। ये हमने फार्मूला बताया, n/v, यहाँ पे वहाँ लिख दे क्या, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमने फार्मूला आपको बताया हुआ, क्या बताया, n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये फार्मूला हमने बताया 5 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कभी 5 नंबर में नहीं आता है, जब आपका दिन खराब होता है 1 नंबर में क्यों पूछता है, ठीक है ना। अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा, देखो ये चीज़ हमने नहीं रिवीजन बताया। अब देखो ये अवतल लेंस है, ये क्या अपना अवतल लेंस है, हमें किसकी परिभाषा बतानी है, इसके प्रथम मुख्य फोकस की। इसकी परिभाषा बतानी है प्रथम मुख्य फोकस की। देखो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें, ये तरफ को जाती प्रतीत होने वाली किरणें, जिसकी तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा है ना। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, चलो ये तीसरा हो गया। अगला क्या है? एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? इस चीज़ को जानने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है। 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 बताए ना, एकदम बताए। इसमें हमने आपको देखो यहाँ पे देख के लग रहा है जो फोकस दूरी है वह अपवर्तनांक पर डिपेंड कर रही है, वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करती है। तीन चीज़ों पर। कौन कौन से? दो चीज़ें यहाँ पे दिख ही रहा है, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या, और हमने एक और बता दिया क्या? प्रकाश के रंग। तो जो फोकस दूरी होती है वह अपवर्तनांक, वक्रता त्रिज्या और प्रकाश के रंग पर क्या करती है? निर्भर करती है। इसको बढ़िया तरीके से 1 नंबर के लिए तैयार करना। अगला देखो भाई, 1 नंबर में इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार आया हुआ है, तो न्यूमेरिकल भी मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूला से आप न्यूमेरिकल इसको लगा सकते हो। क्या है? किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और क्षमता को P से लिखते हैं। P बराबर होता है 1/f। ये 1/f तब होता है जब लेंस की जो फोकस दूरी अगर मीटर में दी होगी तब। अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में ना दे करके सेंटीमीटर में दे देगी ना, तब यही क्षमता का फार्मूला P बराबर 100/f हो जाएगा। ये 100/f कब होगा? जब वही क्षमता हमारा सेंटीमीटर में दिया होगा, सॉरी हमारा ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तो P = 1/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो P = 100/f। ठीक है। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, या इसी को हम लोग मीटर इनवर्स भी कहते हैं। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है या फिर मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया क्षमता क्या है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P = 1/f, वही हमने बता दिया P = 100/f। 100/f कब होता है? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। क्षमता का मात्रक डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र। बढ़िया क्वेश्चन भाई। दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इसका भी हमने आपको डेरिवेशन करके बताया। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र हमने बताया ना, वही चीज़ है। तो हमने संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है F = या तो फिर ऐसे लिखो 1/f = 1/f = 1/f1 + 1/f2। ठीक है। क्षमता क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया फोकस दूरी का उल्टा क्षमता कहलाता है 1/f का उल्टा या P बन जाएगा। P = P1 + P2। देखो कितना आसान है, कितना मज़ेदार है। अगला, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता। अभी हमने बताया वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? θ/Δy। ओमेगा बराबर क्या होता है? θ/Δy। थीटा क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक ना। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हमने बता दिया। 7 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आप जरूर इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी इन पे देखिए और कुछ आपको हमने बताया ना, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले पर एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनको आप अपने आप लगा सकते हो। ठीक है। उनको मैं लगा के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा। बाकी उनको आप देखोगे, आप खुद लगा लोगे। ठीक है। तो आप इस तरीके से जो हमने आपको बहुत कुछ अति लघुत्तरी भी करा दिए, ये आपको कुछ बहुविकल्प में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमने आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हमने आपको कराया ही है। भाई प्रकाशिकी से आपको कम से कम लगभग बड़े नंबर के लिए कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो तैयार ही करना है। प्रकाशिकी के लिए कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तैयार करना है। अभी 10 क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग 4 क्वेश्चन बड़े बता दिए हैं। प्रकाशिकी से 4 क्वेश्चन हमने बता दिए। 4 क्वेश्चन देखो कौन कौन पहले हमने बताया। एक हमने बता दिया ये वाला फार्मूला पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये वाला फार्मूला, तीसरे नंबर पे ये वाला फार्मूला, चौथे नंबर पे ये वाला फार्मूला n = sin
ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप क्या करेंगे, ये इतना चीज़ बड़े नंबर के आपको अभी तक जितना मैंने कराया हुआ है, इतना आपको तैयार कराया हुआ है, ये आपको हर हाल में तैयार होना चाहिए। पहला कौन सा, यन अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर यन माइनस 1 अपान आर। दूसरा 1 अपान एफ बराबर यन माइनस 1 अपान आर 1 माइनस 1 अपान आर 2। तीसरा 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान एफ 1 प्लस 1 अपान एफ 2 कैसे आया। चौथा यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2, ये कैसे आया। इतना चीज़ आपका प्रकाश के भी 4 क्वेश्चन हो गया। अभी बताया हमने कि अभी हमारा ये बचा हुआ है प्रकाशिक यंत्र से कुछ बताएंगे, कुछ आपको हम हाइगेन से बताएंगे, कुछ हम आपको व्यतिकरण से बताएंगे, कुछ आपको विवर्तन से बताएंगे। इस तरीके से आपके टोटल 8 से 9 10 क्वेश्चन बनते हैं प्रकाश की से बड़े नंबर में। अब बड़े नंबर में इन 8 से 10 क्वेश्चन अगर आप तैयार करोगे, 1 2 से 3 क्वेश्चन आपके टपकने के पूरे चांस रहेंगे, वह चाहे आपका न्यूमेरिकल हो चाहे आपका थ्योरी हो। बाकी एक नंबर के लिए ऐसे भाई करना पड़ेगा। एक नंबर के लिए आपको कुछ इस तरीके से जो हमने अभी बताया, वर्ग विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ग विक्षेपण क्षमता, किस रंग का विचलन कम, कौन सा आवृत्ति बदलता है कब नहीं बदलता है, और प्रथम मुख्य फोकस, ये सब जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब तन मन धन से लगे रहेंगे ना, तो भाई आपकी नैया पार नहीं, एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पार होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार स्नेह सब ऐसे बरसाते रहो, बांटते रहो हमारे साथ। ठीक है, और हम आपके लिए रेगुलर टाइम पे इसी तरीके से लंबी वीडियो, ताकि आपका समय पे सिलेबस ही पूरा हो, और साथ ही साथ जो हमने आपको बार कहा है, आपकी बार 70 में 60 पार जो होना चाहिए, वो उसके लिए जितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा मैं उतना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग साथ देते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।